हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं इंद्रजीत सिंह, जीत आईएएस चैनल से। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा उत्तराखंड हिस्ट्री से संबंधित होगा। और उत्तराखंड के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, चाहे सिविल सर्विस का हो या ग्रुप सी का या कोई अदर एग्जाम हो, उत्तराखंड स्टेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरली स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि 2-4 किताबें मार्केट में हैं, उन्हीं को पढ़कर जाते हैं, वो फैक्चुअल बुक होती हैं। लेकिन जो मेरा ये टॉपिक होगा, जैसे मैं आज चंद्रवंश लूंगा और प्रशासन, तो प्रशासन से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो उनमें नहीं मिल पाते। तो प्रशासन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे जो जनरली बुक्स में, उन बुकों में नहीं मिलते, वो मैं यहाँ पूरा देने का प्रयास करूंगा। और देखिए, अगर हम पिछले पीसीएस की बात करते हैं तो उसमें उत्तराखंड में फुल क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रवंश के प्रशासन को समझाइए, जो 250 वर्ड में था। तो देखिए, अगर विंसर को हम पढ़ते हैं या हम वाणी को पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होते कि 250 वर्ड्स में हमें कोई एक क्वेश्चन मिल जाए। तो यहाँ मैं प्रशासन को पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक होगा चंद्रवंश एवं प्रशासन। तो देखिए, अब शुरू करते हैं। चंद्रवंश को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे से लेकर चलते हैं। पहले हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी पे यहाँ नजर डालेंगे। देखिए, जो उत्तराखंड की लोकेशन है भारत के नॉर्थ ईस्ट में है और ये आयताकार है। इस तरीके से उत्तराखंड है। इस साइड में ईस्ट में नेपाल है। तो देखिए, इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर कत्तूरियों का शासन होता था। लेकिन कत्तूरियों की जब स्थिति खराब हुई तो योग्य शासक या शक्तिशाली शासक के अभाव में जो कत्तूरियों के सामंत थे, उन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर दी और इस उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग वंशों की स्थापना हुई। तो देखिए, ये जो उत्तराखंड है, यहां पर जो वेस्ट वाला हिस्सा है, वेस्ट, यहां पर इस वेस्ट में पंवार वंश आएगा, पंवार वंश। और ये जो इसका ईस्ट वाला हिस्सा है, ईस्ट, इस ईस्ट हिस्से में यहां पर चंद्रवंश होगा। देखिए, ये जो चंद्रवंश और पंवार वंश हैं, ये दोनों पैरेलल रहे और जो कत्तूरी वंश था उनके खंडरों पर इन वंशों की स्थापना हुई। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। जब कत्तूरियों का पतन हो रहा था तो ये जो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है, ये पिथौरागढ़। देखिए, पूर्व में 3 जिले हैं, पिथौरागढ़, इसके नीचे जो है ये चंपावत है, और चंपावत से ये जो सबसे नीचे है ये यूएस नगर। तो जो पिथौरागढ़ जिला है, पिथौरागढ़, इसे सीरा नाम से जाना गया, सीरा नाम से। और नेपाल का जो पश्चिमी हिस्सा है ये डोटी नाम से जाना गया। तो यहाँ सीरा और डोटी, ये दो यहाँ पर जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर रैका वंश की स्थापना हुई। तो सीरा और डोटी, यहाँ पर दोनों जिस वंश की स्थापना हुई उन्हें रैका नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो रैका हैं ये कत्तूरियों की ही एक शाखा थी। तो 2 छोटे छोटे वंश स्थापित हुए, एक सीरा और एक डोटी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सीरा की पहचान उत्तराखंड के किस जिले से हुई है? तो देखिए, पिथौरागढ़ से हुई है। और डोटी की पहचान पश्चिमी नेपाल से हुई। तो यहां पर रैकाओं का शासन था। तो जब ये दोनों जो वंश हैं यहीं पर स्थापित हुए तो इनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। तो ऐसे में डोटियों ने सीरा पर अधिकार कर लिया। देखिए, चंदों ने जो सीरा यानी पिथौरागढ़ को छीना था, ये डोटियों से छीना था। डोटी शक्तिशाली थे। तो यहां पर मैंने बताया कि चंद्रवंश की स्थापना हुई। ये चंद जो हैं ये भी डोटियों के करद थे। करद का मतलब होता है कर देते थे। चंदों का एक शासक आता है यहां पर, जिसका नाम भारती चंद है। भारती चंद पहला शासक था जिसने डोटियों को कर देना बंद किया। ऐसे में डोटियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और चंदों का एक शासक जिसका नाम रतनचंद है। रतनचंद पहला शासक था जिसने डोटी वंश से चंद वंश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करा लिया। तो देखिए, अब हम लेकर चलेंगे उत्तराखंड का जो ये पूर्वी हिस्सा है, यहां पर चंद्रवंश। अब यहां से इसकी शुरुआत होगी। चूंकि थोड़ा सा मुझे यहां पर इसका जो अतीत था वो बताना जरूरी था। तो यहां पर मेन चीज यही है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे उत्तराखंड की ज्योग्राफी में कि उत्तराखंड के 3 पूर्वी जिले कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर पिथौरागढ़ है, फिर चंपावत है और उसके नीचे यूएस नगर है। डोटी की पहचान किससे हुई है ना?
और सीरा की पहचान किससे हुई है, वहां पर कौन शासन करता था, तो रैका शासन करते थे। चंदों का कौन सा शासक था जिसने रैकाओं को कर देना बंद किया, तो मैंने अभी बताया आपको भारती चंद है। और वह चंदों का कौन सा शासक था जिसने डोटी से चंद वंश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराया, तो वो जो नाम आता है वो रतन चंद है। अब चंदवंश को पढ़ेंगे तो इसमें सारे नाम आएंगे। तो चंदों की जो लोकेशन है वो मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा आपको। उत्तराखंड का जो ईस्ट वाला हिस्सा है, यानी जो कुमायूं मंडल है, इस कुमायूं मंडल में चंदवंश का शासन होता था। जो वर्तमान में गढ़वाल मंडल है, यानी जो वेस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ पंवारों का शासन होता था। देखिए चंदवंश की शुरुआत करते हैं अब। चंदवंश, देखिए चंदों का जो शासन था ये 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ, और 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं सेंचुरी या 18वीं शताब्दी तक शासन किया, यानी 1790 एडी तक इन्होंने शासन किया। अब इनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि इनकी जानकारी कहां से मिलती है। देखिए इनकी जो जानकारी है ये लिटरेचर यानी साहित्य, वंशावली, स्मारक हैं और एडिक्ट्स यानी अभिलेख, ये जानकारी देते हैं। देखिए अगर हम साहित्यों की बात करें तो हिंदू साहित्य भी जानकारी देते हैं। चूंकि 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी की बात करें तो भारत में, चूंकि ये तो क्षेत्रीय वंश थे, तो भारत में दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे 5 वंश, उनका भी शासन रहा और मुगलों का भी शासन रहा। तो साहित्यों की बात करें तो यहां मुस्लिम साहित्य भी जानकारी देते हैं। मुस्लिम साहित्य, अगर मुस्लिम साहित्यों की बात करते हैं तो देखिए ध्यान रखना है, मुस्लिम साहित्य केवल इनके आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी देते हैं। अब देखिए स्मारकों की बात करें, वंशावली, फैमिली ट्री। वंशावली से तात्पर्य होता है कि शुरू से लेकर अंत तक के जो शासक हैं उनकी डिटेल होती है इसमें। स्मारक की बात करते हैं तो मंदिर हैं, मंदिर बनवाए इन्होंने, बहुत से महल बनवाए इन्होंने, किले बनवाए इन्होंने, स्कूलों का भी निर्माण कराया था जो इनके वेलफेयर प्रोग्राम में आता है, नॉलों का भी निर्माण कराया था, लेकिन इसका अब कोई महत्व यहाँ पर नहीं है। अभिलेखों की बात करते हैं तो इनके अभिलेख भी जानकारी देते हैं। देखिए चंदवंश का जो सबसे पुराना अभिलेख है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चंदवंश का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो मैं यहां नोट कर देता हूं। सबसे जो पुराना अभिलेख है 1317 में एक नाम आता है अभयचंद, ये अभयचंद का है, ये दानपत्र पर उत्कीर्ण है। तो देखिए इनका फाउंडर कौन था, यहाँ प्रारंभिक शासकों की जानकारी का अभाव मिलता है। लेकिन अगर हम जनश्रुति की बात करते हैं, जनश्रुति के अनुसार इनका जो फाउंडर यानी संस्थापक, उसका नाम सोमचंद था। सोमचंद एक्चुअली में सोमचंद एक टूरिस्ट के रूप में अपने कुछ साथियों के साथ ये इलाहाबाद के पास एक जगह का नाम झूसी है, ये वहां का रहने वाला था और ये यहां से उत्तराखंड घूमने के लिए आया। उस समय यहाँ कत्तूरियों का शासन होता था, तो कत्तूरी शासक जो था वो इस सोमचंद से प्रभावित हुआ और इस सोमचंद से कत्तूरी शासक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो दहेज के रूप में इस सोमचंद को, यानी कत्तूरी शासक ने इस सोमचंद को दहेज के रूप में 15 बीघा जमीन दी और इसे तराई भाबर का क्षेत्र दिया, तराई भाबर का कुछ क्षेत्र दे दिया। इस 15 बीघा जमीन में सोमचंद ने एक किला बनवाया, और ये जो किला है इसे राजबुंगा नाम से जाना जाता है। राजबुंगा वर्तमान में इसकी जो लोकेशन है ये चंपावत में है, चंपावत में। तो देखिए इनका जो पहला किला है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजबुंगा है, किसने बनवाया, सोमचंद ने, और ये किस जिले में है, चंपावत में, और इसको ही अपनी राजधानी बनाया। तो चंदों की जो पहली राजधानी थी वो राजबुंगा यानी चंपावत थी, और ये लंबे समय तक राजधानी रही, और यानी 1563 तक ये राजधानी बनी रही।
अब इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम है गरुड़ ज्ञानचंद। देखिए गरुड़ ज्ञानचंद, देखिए क्षेत्रीय राजवंश है, तो यहाँ प्रशासन को मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा आपको, लेकिन जिन जिन शासक का कोई महत्व रहा है और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैं वही लेकर चलूंगा। देखिए गरुड़ ज्ञानचंद, जिनका पहला प्रतापी या योग्य शासक था और एक तुगलक वंश का शासक था जिसका नाम था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, ये फिरोज तुगलक का समकालीन था। ये फिरोज तुगलक से मिला, यानी फिरोज तुगलक को इसने उपहार या भेंट दी और इससे प्रार्थना की कि जो तराई भाबर का क्षेत्र है, तराई भाबर का क्षेत्र मुझे दे दिया जाए, क्योंकि यहां तराई भाबर के क्षेत्र पर रोहेलों का अधिकार था। देखिए तराई भाबर में बताना चाहूंगा, अगर उत्तराखंड के संदर्भ में देखें, उत्तराखंड की ज्योग्राफी या सोयल की बात करें तो एक नाम आता है उपराऊ भूमि। देखिए उपराऊ भूमि का मतलब होता है ऊपर की भूमि जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, ये वर्षा पर निर्भर करती है। तलाव का मतलब होता है घाटियों में, तलाव माने तले, नीचे की भूमि, ये घाटियों में होती है, क्योंकि वहां पर नदियां बहती हैं तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था होती है। जहां पर्वतीय क्षेत्र समाप्त होता है उससे लगा हुआ जो मैदानी क्षेत्र होगा उसे हम भाबर कहते हैं। भाबर, इसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं और यहां पर जो नदियां हैं पानी के अभाव में वो विलुप्त हो जाती हैं। और तराई का मतलब होता है भाबर से नीचे का क्षेत्र, क्योंकि वहां कंकर पत्थर का अभाव होता है और नदियों का जो पानी है वो ऊपर की ओर आ जाता है, तो ये सबसे फर्टाइल लैंड होती है ना। ये उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें, काशीपुर बाजपुर की अगर हम बात करें, वहां पर यही बेल्ट है। और ये जो रोहेले थे ये तराई भाबर के क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास करते थे। यही कारण था कि रुद्रचंद ने रुद्रपुर और बाज बहादुर चंद ने बाजपुर बसाए थे और वहां पर सुरक्षा चौकियां भी बनाई थी। रोहेलों के अधीन था और इन रोहेलों से फिरोज तुगलक के अच्छे संबंध नहीं थे, तो फिरोज तुगलक ने गरुड़ ज्ञानचंद को तराई भाबर का क्षेत्र दे दिया। यानी देखिए तराई भाबर का जो क्षेत्र था कुछ सोमचंद को कत्यूरी शासक से मिला और उसका जो विस्तार किया ये गरुड़ ज्ञानचंद ने किया था। अब बात यह आती है कि जो नाम तो इसका ज्ञानचंद है, इसे गरुड़ क्यों कहते हैं? तो ये जो गरुड़ की उपाधि है, गरुड़ ज्ञानचंद को ये उपाधि फिरोज तुगलक ने दी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ध्यान रखना है कि किस शासक ने दी थी ये उपाधि, फिरोज तुगलक ने दी। जो नेक्स्ट शासक है उसका नाम है रतनचंद। देखिए ये जो रतनचंद है, रतनचंद, इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूं आपको। ये वही शासक है जिसने डोटियों को पूर्ण रूप से पराजित किया और डोटियों से चंद राज्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करा लिया। इसके बाद फिर एक शासक आता है जिसका नाम है बालो कल्याणचंद। देखिए बालो कल्याणचंद की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, इसने अपनी राजधानी जो है चंपावत से ट्रांसफर की थी अल्मोड़ा में। एक्चुअली में इसने अपनी जो राजधानी है खगमारा कोट को बनाया, खगमारा कोट। तो अब राजधानी जो चंदों की आई वो खगमारा कोट आई। खगमारा कोट अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा जिले में है। यानी देखिए जो चंद वंश है, यानी जो चंद शासक थे, इन्होंने अपनी पहली जो राजधानी थी वो राजबुंगा, जो कहाँ है चंपावत में, उसको राजधानी बनाया। अब इनकी राजधानी कहाँ आई? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में उस जगह का नाम क्या है? खगमारा कोट। अब इसके बाद जो इनका शासक आता है उसका नाम है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद, देखिए जो चंद वंश है उनका सबसे योग्य और प्रतापी, वीर, साहसी, कूटनीतिज्ञ जो शासक था ये बाज बहादुर चंद था। और ये जो बाज बहादुर चंद जब शासन कर रहा है तो उस समय जो भारत है उसमें जो शासन था ये शाहजहां का था। शाहजहां ये बड़ा दूरदर्शी था, तो इसने शाहजहां से मुलाकात की उपहार और भेंट के साथ, उपहारों और भेंट के साथ शाहजहां से मुलाकात की। यानी शाहजहां से इसने अपने अच्छे संबंध बना लिए। और शाहजहां से इसने शिकायत की जो कटेहर है, कटेहर के हिंदू जमींदार होते थे,
जमींदार होते थे जो इसके राज्य में लूटपाट करते थे, उनकी शिकायत की। इसके साथ साथ इसने दो अन्य महत्वपूर्ण काम किए। एक तो मानसरोवर की जो यात्रा होती है, मानसरोवर जो तिब्बत जाते हैं, पिथौरागढ़ को होते जाते हैं, मानसरोवर जो यात्रा थी वहां पर लूटपाट होती थी। और इसके साथ साथ तिब्बत में एक भूटांतिक व्यापार होता था, भूटांतिक व्यापार। ये जो भूटांतिक व्यापार है ये भी सुरक्षित नहीं था, तो इसने मानसरोवर यात्रा को सुरक्षित करने के लिए और जो भूटांतिक व्यापार है इसे सुरक्षित करने के लिए इसने एक तिब्बत में अभियान किया। देखिए एक्चुअली में यहां तिब्बत में एक हूणी जाति रहती थी, हूणी, और ये लूटपाट करते थे, तो इसने हूणियों का दमन किया था। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो हूणियों का दमन है वो किस शासक ने किया, तो यहां नाम आता है बाज बहादुर चंद। देखिए ये जो बाजपुर बेल्ट है, बाजपुर काशीपुर की जो बेल्ट है ये तराई बेल्ट है, और रोहेलों के जो आक्रमण होते थे प्रॉपर इसी स्थान पर होते थे क्योंकि यहाँ की लैंड फर्टाइल थी। तो उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए इसने बाजपुर नगर बसाया और यहां पर सैनिक चौकियां बनवाई थी। तो देखिए इसके समय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, जब ये शासन कर रहा था तो शाहजहां के जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। एक्चुअली में शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन जो अन्य पुत्र हैं जिनमें मुराद है, शुजा है और औरंगजेब, उन्होंने उसे बादशाह मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें औरंगजेब की जीत हो रही थी। तो ऐसे में दारा शिकोह का एक बेटा है जिसका नाम सुलेमान शिकोह है। ये अपने कुछ साथियों के साथ शरण की खोज में बाज बहादुर चंद के दरबार में आया। देखिए यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो सुलेमान शिकोह है इसके साथ कुछ चित्रकार भी आए थे। चित्रकार, यही कारण है कि जो पहाड़ की चित्रकला है इस पे इस्लामिक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि यहां पर जो पहाड़ी चित्रकला है उसका संस्थापक मौलाराम को माना जाता है, लेकिन इस्लामिक शैली का प्रभाव है, ये ध्यान रखना है आपको। बाज बहादुर चंद के दरबार में आया, इसने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और इस सुलेमान शिकोह को कुछ भेंट आदि देकर पंवार राज्य में भेज दिया। अब इसने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। अगर ये सुलेमान शिकोह को संरक्षण देता तो इसका मतलब औरंगजेब को चुनौती देना था, और औरंगजेब एक शक्तिशाली था। उस समय पंवार जो शासक था उसका नाम मेदिनी राय था। तो देखिए ये बाज बहादुर चंद हैं, चूंकि ये वीर और साहसी भी था, इसने पंवारों के कई प्रांतों पर अधिकार कर लिया। तो ऐसे में मेदिनी राय से इसके संबंध खराब हो गए। तो देखिए इस मेदिनी राय ने बाज बहादुर चंद की शिकायत औरंगजेब से की कि चंद राज्य में बहुत सा सोना है। तो ऐसे में औरंगजेब ने इसके राज्य पर आक्रमण किया और इसके कुछ प्रांत जीत लिए। इस बाज बहादुर चंद ने एक मुगल सेनापति आता है अलीवर्दी खां के माध्यम से औरंगजेब से मुलाकात की और औरंगजेब को मना लिया। अब इस बाज बहादुर चंद के बाद जो शासक आता है उसका नाम है देवीचंद। तो देखिए देवीचंद, ये इनका सेकंड लास्ट शासक है देवीचंद। देखिए यहां एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है, इसे चंदों का तुगलक भी कहते हैं, चंदों का तुगलक। देखिए तुगलक वंश में तो बेसिकली 4 शासक हुए थे दिल्ली सल्तनत में, जिसमें पहला नाम आता है गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, और एक नाम आता है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। लेकिन यहाँ तुगलक वर्ड जो स्पेशल यूज किया जाता है ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए किया जाता है। और कहा जाता है, जैसे एल्फिंस्टन कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का असर था, है ना, तो देवीचंद कुछ इसी तरीके का था। यानी ये जो चंद वंश है ये एक क्षेत्रीय वंश है, और दिल्ली सल्तनत या जो मुगल शासक थे उन्होंने लगभग संपूर्ण भारत पे शासन किया।
तो उनका मुकाबला करने की ताकत इनमें नहीं थी। तो इसके पूर्वजों ने दूरदर्शिता का परिचय दिया और उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसने अपने पूर्वजों की नीति पलट दी और मुगलों के साथ युद्ध और इस युद्ध में इसकी हार हुई। तो जब इसकी हार हो गई, यानी मुगलों का मुकाबला नहीं कर पाया, तो यहां से इसने ठाकुर द्वारा देखिए काशीपुर के पास है यूपी में, वहां पर इसने शरण ली और यहां पर इसके मंत्रियों ने, जो मंत्री थे, इसकी हत्या कर दी। यानी मंत्री यहां पर राजा की हत्या कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दरबार का जो अनुशासन है, डिग्निटी है ना, वो समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद जो शासक आता है इनका, उसका नाम है महेंद्रचंद। देखिए महेंद्रचंद इनका अंतिम शासक है। जब महेंद्रचंद शासन कर रहा है तो उस समय जो दरबार है, ये षड्यंत्रों का केंद्र बना है। अब षड्यंत्रों का केंद्र इसलिए बना है चूंकि ये जो शासक है ये अयोग्य है, चूंकि अयोग्य था। तो ऐसे में गोरखों ने इसका लाभ उठाया और 1790 में जो कुमायूं पर अधिकार कर लिया। तो देखिए इनका पहला शासक सोमचंद है और अंतिम जो शासक है वो महेंद्रचंद है। एक बार उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया था कि गोरखों का उत्तराखंड पर कब से कब तक अधिकार रहा। तो देखिए 1790 से अधिकार रहेगा 1850 तक। 1704 ईस्वी में उनका जो अधिकार होगा वो गढ़वाल पर भी हो जाएगा, 1804 में। तो ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट्स ने 1804 पे निशान लगा दिया, लेकिन उसने उत्तराखंड में पूछा है और ये चंदवंश जो है ये भी उत्तराखंड में आता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा 1790 होगा। तो ये तो इनका राजनीतिक इतिहास था। जनरली सभी बुक्स में मिल जाता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये बुक्स में नहीं मिल रहे। वो इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि वो प्रशासन से उठाए जाते हैं क्वेश्चन। तो मैं इसका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन लेकर चलूंगा और उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स देने का प्रयास करूंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चंदवंश का हम प्रशासन लेकर चलते हैं। प्रशासन देखिए, जो चंदों ने शासन किया है ये ईस्ट उत्तराखंड है, यानी पूर्वी उत्तराखंड। इस पूर्वी उत्तराखंड में जो क्षेत्रीय राजवंश है चंदवंश, 1790 में इसका अंत हुआ और इसके बाद 1947 तक, यानी लगभग 157 ईयर तक यहां पर विदेशियों ने शासन किया। 1790 में क्षेत्रीय राजवंश पूर्वी उत्तराखंड पर हमेशा के लिए इसका अंत हो गया। 47 तक विदेशियों का शासन रहा, यानी 1719 से लेकर 1815 तक गोरखों का रहा और 1815 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा। तो देखिए ये जो प्रशासन है इसका जो मुख्य कार्यकारी ये राजा होता था। राजा, यहाँ के जो राजा थे इनकी अपनी कुछ विशेषताएं थी, जैसे सेकुलर हैं, धर्म सहिष्णु हैं, ये कल्याणकारी भी हैं। कल्याणकारी मैं बताऊंगा कैसे। ये वीर और साहसी भी हैं, इसके साथ साथ कूटनीतिज्ञ भी हैं। कूटनीतिज्ञ देखिए, अगर हम कल्याणकारी की बात करते हैं तो इन्होंने कल्याण के लिए कई कार्य किए, जैसे स्कूल बनवाए, छात्रवृत्ति भी दी, इन्होंने कुछ मंदिरों का भी निर्माण कराया और इसके साथ साथ इन्होंने नौलों का निर्माण कराया। नौले से तात्पर्य होता है पानी पीने के लिए व्यवस्था कराई। देखिए वीर और साहसी इसलिए हैं ये चूंकि इन्होंने डोटियों से जो राज्य है उसको मुक्त कराया और या रुहेलों से अपने राज्य को सुरक्षित रखा। इन्होंने पवारों को भी पराजित किया था। कूटनीतिज्ञ इसलिए हैं ये क्योंकि इन्होंने मुगल शासकों से अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। जैसे बाज बहादुर चंद की बात करते हैं तो उसने अपनी कूटनीति का परिचय दिया और
जो दारा शिको का पुत्र है सुलेमान शिको, उसे भेंट आदि देकर पंवार वंश के शासक मेदिनी राय के पास भेज दिया। देखिए, मैंने अभी बताया कि मुख्य कार्यकारी राजा है, और ये जो राजा है इसका जो पद है ये वंशानुगत यानी हेरिडिटी, वंशानुगत था। देखिए, वंशानुगत से तात्पर्य होता है कि राजा का जो उत्तराधिकारी है उसके परिवार से पुत्र आदि ही बनेगा, अर्थात यहां पर राजतंत्रात्मक यानी मोनार्की सिस्टम, यानी यहां पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। तो देखिए, राजतंत्रात्मक प्रणाली में राजा सर्वे सर्वा होता है और निरंकुश होता है, लेकिन यहाँ का जो राजा है वो निरंकुश नहीं है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि यहाँ का जो राजा है वो कल्याणकारी है, अर्थात यहाँ का जो राजा है वो प्रजा के हित में कार्य करता था। अब यहाँ राजा के जो सहयोगी होते थे या राजा को प्रशासन में जो मदद करते थे, यहाँ पर एक नाम आता है युवराज, एक मंत्री भी होता था, दीवान होता था, खजांची है, फौजदार, राजगुरु, राजपुरोहित भी कहा जाता है इसे, और राजचेली। देखिए, राजचेली से तात्पर्य होता है जो राजमहल की दासियां होती थी उन्हें राजचेली कहते थे। यानी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड के किस वंश में राजचेलियों की नियुक्ति की जाती थी, तो वो क्या है, चंद वंश। यानी राजचेली से तात्पर्य क्या होता है, ये किस विभाग से संबंधित होती थी, तो ये राजमहल की दासियां थी। तो अब देखिए, चंदों के प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, इन्होंने जो स्थानीय लोग हैं उनका भी प्रशासन में सहयोग लिया। तो देखिए, ये जो चंदवंश है इनके प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इन्होंने प्रशासन में जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग इनका भी सहयोग लिया। यानी ये जो स्थानीय लोग हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें चार बूढ़ा, पंचथोक, चार चौथानी। यानी इसमें 4 जातियां होंगी, इसमें 5 होंगी, इसमें 4 होंगी। ये क्या है, जो स्थानीय प्रजा होती थी उसका नेतृत्व करते थे। तो देखिए, जैसे अब आप लोग सोचेंगे कि एक बिल्कुल नया वर्ड है चार बूढ़ा। पहला क्वेश्चन यहां पर मिल गया है आपको, चार बूढ़ा, पंचथोक या चार चौथानी, 3 टर्मोलॉजी यहां पर आई है ना। ये चंदवंश से संबंधित थी। तो देखिए, जैसे चार बूढ़ा एक वर्ड आया है, तो इसमें चार बूढ़ा में कार्की है, बोरा है, तड़ागे हैं और चौधरी। जैसे उत्तराखंड में हम देखते हैं ना, एक टाइटल होता है, तो कुछ लोगों का टाइटल कार्की होता है, कुछ का बोरा होता है, कुछ का तड़ागी होता है, कुछ का चौधरी होता है टाइटल। तो इन टाइटलों के 4 लोगों का जो ग्रुप था उनसे चार बूढ़ा बना था। इस तरीके से इसमें 5 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो ये याद करने को आपको जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि चार बूढ़ा। अब देखिए, जैसे ये लोग आए तो ये अपनी अपनी जातियों का नेतृत्व करते थे। तो यहां पर जो चंदवंश का प्रशासन है उसमें स्थानीय जनता का भी हस्तक्षेप था, यानी ये भी जो प्रशासन है उसमें सहयोग करते थे। और ध्यान रखना है, राजा की मदद के लिए है। यदि अयोग्य शासक होगा तो ऐसी स्थिति में ये जो स्थानीय लोगों का जो ग्रुप देख रहे हैं आप, ये शक्तिशाली हो जाता था। देखिए, जो वर्तमान में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और 73 अमेंडमेंट की बात करते हैं जिसमें पंचायती राज है। तो पंचायती राज का मतलब होता है कि जो सरकार का जो शासन है उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी, तो उसे पंचायती राज कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो स्थानीय लोग हैं उनका प्रशासन में भागीदारी हो रही है। तो यही कारण है कि एक इतिहासकार हैं उत्तराखंड के जिनका नाम बीडी पांडे है। बीडी पांडे ने चंदवंश को या चंदों का जो प्रशासन है, प्रशासन इसे पंचायती राज की संज्ञा दी।
ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा जा चुका है कि बीडी पांडे ने उत्तराखंड में किस प्रशासन को पंचायती राज की संज्ञा दी। तो उसमें कुछ विकल्प आपको दिए गए हैं, जैसे कत्यूरी वंश हो सकता है, गोरखा प्रशासन हो सकता है ना, ऐसे ही पंवार हो सकता है और चंद। तो ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट किसका है, बीडी पांडे का है, किस वंश के लिए है, चंदों के लिए है, और क्या कहा, पंचायती राज। यहां हम शासन की अगर सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं, छोटी जो सबसे छोटी इकाई होती थी ये गांव होती थी, गांव या ग्राम होती थी। और ग्राम का जो प्रशासन है ये ग्राम प्रधान देखता था, ग्राम प्रधान। अब इस ग्राम प्रधान के दो कार्य थे, है ना, एक तो यहां से टैक्स कलेक्ट करना और गांव को सुरक्षा प्रदान करता था, सुरक्षा प्रदान। चाहे हम मौर्य साम्राज्य की बात करें, वैदिक काल की बात करें, गुप्त काल की बात करें, है ना, वहां भी हम देखते हैं, और दिल्ली सल्तनत में भी आप लोगों ने देखा होगा, मुगल एम्पायर में भी देखा होगा, जो शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी या गांव होती थी, वो यहाँ भी है। तो यहाँ का जो मेन अधिकारी है वो प्रधान होता है। प्रधान के दो कार्य हैं, गांव से जो रेवेन्यू होगा उसे कलेक्ट कराने में मदद करता है, यानी इसकी जिम्मेदारी है, और गांव को सुरक्षा प्रदान करनी है। देखिए ये जो ग्राम प्रधान है इसकी सहायता के लिए यहाँ पर दो अधिकारी नियुक्त होते थे, एक का नाम कोटाल है, कोटाल, और एक का नाम पहरी है। अब संभवतः ये दोनों वर्ड आप लोगों के लिए नए होंगे। तो आज जो हम कहते हैं ना कि उत्तराखंड पीसीएस में या ग्रुप सी में किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जनरली वाणी में नहीं मिलते, आदि आदि, तो ये वही टर्मोलॉजी है। तो कोटाल की नियुक्ति कहां होती थी, चंदवंश में। किस पद पर होती थी, किसकी मदद के लिए होते थे, सबसे छोटी इकाई गांव का जो प्रधान उसकी मदद के लिए होते थे। देखिए कोटाल का काम क्या है, ये जो भूराजस्व जो कलेक्ट किया जाता है उसका जो लेखा जोखा है, लेखा जोखा उसे कोटाल तैयार करता है। और पहरी का मतलब होता है पहरेदार, पहरेदार का मतलब होता है जो गांव की सुरक्षा प्रदान करेगा, और वो पहरेदार कौन होगा, गांव का चौकीदार, गांव का चौकीदार। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आप लोगों को याद रखनी है ना। अब हम इनका जो राजस्व प्रशासन है अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इनका रेवेन्यू सिस्टम यानी राजस्व व्यवस्था। देखिए राजस्व व्यवस्था एक बहुत ही वाइड शब्द है। राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है ना। तो यहां राजस्व व्यवस्था का जो मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत वो कृषि यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन था, पशुपालन था। अब रेवेन्यू में तो जैसे भूटांतिक व्यापार जो होता था, बाज बहादुर चंद ने हुणियों का दमन करके उसे प्रोटेक्ट किया था, वहां से भी होता है। चूंकि यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है तो वनों से भी आय होती है, और भी कर लिए जाते थे, लेकिन फिलहाल इसी की चर्चा करेंगे। तो मुख्य स्रोत ये थे, और इनमें भी सर्वाधिक जो कर आता था वो भू राजस्व से आता था। तो यहाँ के जो चंद शासक हैं इन्होंने भूमि की माप कराई, और माप की जो इकाई थी ये नाली थी। पहाड़ में आज भी नाली चलती है ना। जो अधिक उपजाऊ भूमि थी, जैसे तराई बेल्ट है, तराई से अधिक कर लिया जाता था यानी 1/6, और कर बहुत कठोरता से वसूला जाता था। लेकिन चूंकि ये शासक कल्याणकारी है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, चूंकि शासक कल्याणकारी है तो ऐसे में यदि कोई प्राकृतिक प्रकोप पड़ता था यानी अकाल पड़ता था, तो अकाल की स्थिति में ये लोग कर माफ भी कर देते थे। तो यहां पर जो खेती होती है, खेती, यहां पर एक नाम आता है कैनी। ये दास होते थे, कैनी नामक जो दास होते थे ये खेती करते थे। और एक अधिकारी का नाम आता है थातवान। ये जो थातवान है ये यहां से टैक्स कलेक्ट करता था और राजकोष में जमा करता था। तो देखिए यहां पर कुछ नाम आए हैं, जैसे कैनी। कैनी का मतलब क्या होता है, ये जो चंदवंश है यानी जो कुमायूं का क्षेत्र है, यहां पर कैनी नामक दासों की एक श्रेणी होती थी, तो खेती वही करते थे। अब थातवान जो नाम दिया है, थातवान क्या है, एक ऐसा राजस्व अधिकारी है जो टैक्स कलेक्ट करता था।
फिर वहीं पर एक नाम पीछे आया था गांव में, कोटाल। देखिए कोटाल भी एक राजस्व अधिकारी है, लेकिन उसका काम भू जो आलेख है यानी जो रिकॉर्ड तैयार करना था और ये टैक्स कलेक्ट करना था। तो यहाँ की सबसे उपजाऊ जो भूमि है उसका नाम है तराई। अब हम तराई भूमि पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर एक नाम आता है माल या तराई भाबर, भाबर का क्षेत्र। देखिए जो तराई भाबर है ना, इसको माल भी कहते हैं। पहला एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। तो चूंकि सर्वाधिक जो प्रोडक्शन होता है वो तराई क्षेत्र में होता है, तो यहाँ की स्थिति क्या थी, यहाँ से टैक्स चूंकि सबसे फर्टाइल लैंड है तो 1/6 लिया जाता था। देखिए तराई जो क्षेत्र है, यहाँ से 15 बीघा जमीन जो सबसे शुरुआत में मिली थी ये सोमचंद को मिली थी, मैं बता चुका हूं पहले भी, जो फाउंडर था इनका। फिर उसके बाद जो शासक आया वो गरुड़ ज्ञानचंद था, गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद। इसने इसका विस्तार किया, यानी ये फिरोज तुगलक का समकालीन था और फिरोज तुगलक से प्रार्थना करके रोहेलो से ये जमीन ली गई थी, रोहेलो से। ठीक, अब देखिए ये जो तराई भाबर बेल्ट है इसकी सुरक्षा बड़ी जरूरी थी, क्योंकि चंदों पर जो आक्रमण हुए हैं वो रोहेलो के सर्वाधिक आक्रमण हुए। चूंकि संपूर्ण पूर्वी उत्तराखंड पर अधिकार करना उनका उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य था सिर्फ तराई बेल्ट पर, क्योंकि यहीं से उत्पादन ज्यादा होता है। तो ऐसे में चंदों का एक शासक था जिसका नाम रुद्रचंद था। इसने उसे सुरक्षा देने के लिए उस क्षेत्र को रुद्रपुर एक नगर बसाया और यहां पर एक सैनिक चौकियां बनाई जिससे इस क्षेत्र पर निगरानी रखी जा सके। ऐसे ही हम बाजपुर की बात करते हैं। बाजपुर जो वर्तमान का बाजपुर है, ये बाज बहादुर चंद ने यहाँ पर बाजपुर नगर बसाया और सैनिक चौकी बनाई और यहाँ पर अपने अधिकारियों को नियुक्त किया था। तो देखिए राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत है ये भू राजस्व है ना, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य कर लिए जाते थे। अब मैं उन पे भी चर्चा कर देता हूं यहाँ पर। तो देखिए अगर हम अदर टैक्स की बात करते हैं तो इसमें एक गृह कर है, इसमें चराई कर है, इसमें भेंट, राजा को कुछ भेंट मिल जाती थी, और झूलिया, ये कुछ अन्य कर थे। इसके अलावा राज्य की आय जो होती थी, चूंकि यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है तो यहाँ वनों से भी आय होती थी। अगर हम बात करते हैं मिनरल, तो खनिजों से भी आय होती थी, खनिजों से भी आय होती थी। जैसे हम बागेश्वर की बात करते हैं, बागेश्वर से खड़िया का काम, अल्मोड़ा में तांबे आदि का बहुत निकलता है, तो इनसे भी आय होती थी। और इसके साथ साथ जो तिब्बत में भूटांतिक व्यापार था, भूटांतिक व्यापार, इस व्यापार से भी इन्हें आय होती थी। तो ये आय के साधन थे। अब इनका हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी सैन्य प्रशासन। देखिए इनकी जो सेना है, सेना ये शक्तिशाली थी, शक्तिशाली भाई शक्तिशाली है, तभी तो इन्होंने डोटियों का अंत किया, डोटी राज्य का अंत किया, तभी तो इन्होंने परमारों को पराजित किया, तभी तो इन्होंने रोहेलों से अपने राज्य को सुरक्षित रखा, सुरक्षित। तो चंदों के पास जो सेना थी ये दो प्रकार की सेना थी। यहां पर दो प्रकार की सेना है, एक तो पैदल सेना है, पैदल सेना, और एक अश्व सेना थी, अश्व सेना। देखिए पैदल सेना है और अश्व सेना है। सेनापति इनका नेतृत्व करता था। तो यहां इनकी जो विशेषता थी, यहां पर जो सैनिक हैं, सैनिक, और जो सेनापति है, सेनापति, इसे जो वेतन है ये नकद नहीं दिया जाता था, बल्कि इनका जो वेतन है इन्हें एक भूखंड दे दिया जाता था जिसे हम जागीर कहते थे। तो यहां जो इनका जो वेतन है
इनको जो वेतन है एक जागीर के रूप में दिया जाता था। तो ये ध्यान रखना है। तो सैन्य प्रशासन की हमने बात की है। देखिए इनका जो डिक्लाइन हुआ, पतन के कारण, देखिए जो राजतंत्र होता है जहां वंशानुगत शासन होता है, अगर हम मुगलों की बात करें, मुगलों का भी एक दिन अंत हुआ, दिल्ली सल्तनत का भी अंत हुआ, गुप्तों का भी अंत हुआ, और तो और भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा जो एम्पायर था वो अशोक का था। मौर्य साम्राज्य का भी अंत हुआ। तो उसका एक कारण ये होता है क्योंकि वहां पर राजतंत्रात्मक प्रणाली होती है, तो जरूरी नहीं होता कि आने वाला जो शासक है वो योग्य ही हो। देखिए अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और अशोक, यहाँ तक योग्य शासक थे। लेकिन उसके बाद अयोग्य शासक आए और मौर्य साम्राज्य की दीवार अशोक के लगभग 50 वर्षों के बाद गिर गई, है ना। तो योग्य शासक के अभाव में, है ना, साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो साम्राज्य के जो पतन के कारण है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। योग्य उत्तराधिकारी का अभाव। आप किसी भी डायनेस्टी को पढ़ेंगे तो ये पॉइंट, चाहे आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ें, एंसेंट को पढ़ें, चाहे उत्तराखंड के संदर्भ में पढ़ें, तो ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होता है, हर डायनेस्टी के लिए आता है। तो यहाँ योग्य शासकों का अभाव हो गया था या योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव था। इसके साथ साथ दरबारी षड्यंत्र थे। दरबारी षड्यंत्र एक ये भी कारण था, जैसे मैंने आपको देवीचंद के संदर्भ में बताया था, है ना, कि उसके मंत्रियों ने ठाकुर द्वारा में उसकी हत्या कर दी। इसी तरीके से महेंद्र चंद जो अंतिम शासक था, उसके समय भी दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बना था। तो एक ये भी कारण उत्तरदायी हो सकता है। इसके साथ साथ जो पंवार वंश है, पंवार वंश चूंकि इनके पैरलर था वो, और डोटी, इनसे लगातार संघर्ष चलता रहा। ये भी एक कारण है। इसके साथ साथ यहाँ पर बाह्य आक्रमण हुए। देखिए बाह्य आक्रमणों की अगर हम बात करें तो रोहेलों के आक्रमण हुए थे। तो देखिए अगर आक्रमण होंगे तो ऐसी स्थिति में राजकोष प्रभावित हो जाता है, क्योंकि युद्धों में अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर रिक्त राजकोष हो गया, ये भी एक कारण है। तो जब रिक्त राजकोष हो जाएगा, यानी राजकोष रिक्त हो गया है, तो ऐसे में सैनिकों को प्रॉपर वेतन नहीं दिया जाएगा, और सैन्य जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, जो चंद वंश के अंत के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए ये जो वीडियो थी, है ना, आज का जो लेक्चर है, मैंने अपनी तरफ से बेहतर समझाने का प्रयास किया है। जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी स्टूडेंट इसे देख रहे होंगे, कुछ नई चीज, किसी भी लेक्चर को आप अटेंड करते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो कुछ नया आपको मिलता है। तो आज की जो वीडियो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, चूंकि ये बुक्स में पूरी डिटेल में नहीं मिलता। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जीत IAS चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलती रहेंगी जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।